बच्चों सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय परमाणु एवं अणु की द्वितीय कक्षा में उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने आपको परमाणु के बारे में अध्ययन कराया था। उसी के क्रम में आज हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं इस अध्याय को आगे की ओर ले जाने के लिए। इस शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। ये शिक्षण बिंदु निम्न हैं। डाल्टन द्वारा सुझाए गए तत्वों के प्रतीक, जो उन्होंने तत्व दिए उनके प्रतीक चिन्ह क्या है, उनके माध्यम से तत्वों का हम ज्ञान करेंगे। नंबर 2, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। अणु क्या है उसका अध्ययन करेंगे, परिभाषित करेंगे। आयन क्या है, आयन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे। सरल यौगिकों के सूत्र, रासायनिक सूत्र हम प्राप्त करेंगे। इस अध्याय को इन शिक्षण बिंदुओं के द्वारा हम आगे की ओर चलेंगे। आइए परमाणु एवं अणु के प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलें। डाल्टन द्वारा सुझाए गए तत्वों के प्रतीक। डाल्टन ने तत्वों के कुछ प्रतीक दिए, उनसे हमें बहुत जानकारी मिलती है, उससे बहुत ज्ञान मिलता है। क्या दिया डाल्टन ने? डाल्टन एक ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। उन्होंने तत्वों के परमाणुओं को ऐसे प्रतीक से व्यक्त किया जिससे उस तत्व की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है। निश्चित मात्रा का बोध होता है। प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। जो प्रतीक होता है वो किसी एक तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। ये डाल्टन द्वारा सुझाए गए तत्वों के प्रतीक के बारे में अभी हम चिन्हों के माध्यम, प्रतीक के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। डाल्टन ने जो तत्व दिए उनके प्रतीक को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। यह इस क्रम से हाइड्रोजन तत्व है, उसका प्रतीक चिन्ह इस तरह से दिया। अर्थात यहाँ पर प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम उस तत्व को पहचान सकते हैं। प्रतीक चिन्ह के माध्यम से उस तत्व को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए डाल्टन ने इन चिन्हों का प्रयोग किया है। हाइड्रोजन का इस तरह से प्रतीक होता है। कार्बन का प्रतीक ये है। ऑक्सीजन का प्रतीक ये है। फास्फोरस का प्रतीक ये है। सल्फर का प्रतीक ये है। आयरन का प्रतीक ये है। कॉपर का प्रतीक के ऊपर से होता है, उसको सी के अंदर सी लिखा हुआ है। सीसा का प्रतीक एल, सीसा को लेड कहते हैं लैटिन भाषा में, इसलिए इसका प्रतीक ये है। यहाँ पे कुछ तत्व ये है। सिल्वर का प्रतीक एस है। गोल्ड ये जी। प्लेटिना ये प्रतीक ये है। पारा ये प्रतीक है। इस प्रकार से डाल्टन ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। उन चिन्हों की सहायता से हम तत्व का ज्ञान कर सकते हैं। इसी के क्रम में वैज्ञानिक वर्जिलियस ने आपका बताया कि कुछ तत्वों के प्रतीक उनके इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के प्रथम अक्षर को लिया जाए और उसके साथ एक अक्षर को और ले लिया जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह बन सकता है। उस प्रतीक चिन्हों को हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ तत्व लिखे हैं, उनके प्रतीक चिन्हों को हम नोट करेंगे। प्रथम अक्षर कैपिटल होगा और उसके बाद का अक्षर कैसा होगा, स्मॉल लेटर में होगा, वो भी तत्व का प्रतीक
कहलाएगा। जैसे हमने एल्यूमिनियम को लिया है, एल्यूमिनियम को ले तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al, ये एल्यूमिनियम का प्रतीक। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका प्रतीक बर्जीलियस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रथम अक्षर कैपिटल और सेकंड अक्षर एल्यूमिनियम का L, इसलिए एल्यूमिनियम A से स्टार्ट होता है। एल्यूमिनियम का ये प्रतीक चिन्ह है। अब है आर्गन। आर्गन क्या होता है? AR, ये आर्गन का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। कार्बन का क्या होगा? कार्बन किससे स्टार्ट होता है? C से होता है, तो C हो जाएगा। क्या? क्लोरीन, क्लोरीन किससे होगा? Cl, ये देखिए C कैपिटल L स्मॉल होगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट का प्रतीक होगा CO, ये कोबाल्ट का प्रतीक है। कॉपर किससे हुआ? Cu, कॉपर। आयोडीन I से। इस तरह से ये तत्व और इनके ये प्रतीक चिन्ह। अब इसमें वर्गीलियस ने ये तो बताया, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा कहें या लैटिन भाषा में उनके प्रतीक चिन्हों को लिखा गया है। जैसे आयरन, आयरन माने लोहा। आयरन को किससे लिखा गया है? आयरन को Fe लिखा गया है। तो आयरन का Fe क्यों प्रतीक आया? क्योंकि इसलिए आया कि इसको लैटिन भाषा में फेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरम कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक Fe लिखा हुआ। अब देखिए पोटेशियम, पोटेशियम है, तो इसका प्रतीक क्या होता है? K होता है। K क्यों लिखा गया? K इसलिए लिखा गया, कैलियम, कैलियम लैटिन भाषा में है, इसलिए K, इसका पोटेशियम का प्रतीक क्या हुआ? K होगा। ठीक है। उसके बाद है सोडियम। सोडियम का, सोडियम है, इसका प्रतीक हम यहाँ पे लिखते हैं नेटियम। इसका लैटिन भाषा में क्या नाम होता है? नेटियम होता है, इसलिए इसको Na के द्वारा प्रदर्शित किया गया। अब आप यहाँ पर डाल्टन द्वारा सुझाए गए तत्वों के प्रतीक चिन्ह आपकी समझ में आ गए होंगे। हमने उसके आगे वर्गीलियस के, उन्होंने ये बताया था प्रतीक चिन्हों को कैसे लिखा जाता है। उन्होंने बताया कि पहले अक्षर कैपिटल लिखा जाता है और उसके बाद का जो अक्षर होता है उसको स्मॉल लिख दें तो ये प्रतीक चिन्ह बन जाते हैं। उसके साथ साथ आपने इन तीनों को आपने अलग से देखा। इनको इसलिए हमने अलग लिखा है कि ये तीनों इस तरह से और भी हुआ है तत्व, उन तत्वों को लैटिन भाषा में लिखा गया। अर्थात हमारे प्रतीक चिन्हों को 2 प्रकार की भाषाओं में, 3 प्रकार की भाषाओं में लिखा गया है। इसलिए आपको इनको याद रखा है कि आयरन को फेरम, पोटेशियम को कैलियम और सोडियम को नेट्रियम, इसलिए N से प्रदर्शित किया गया है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। सभी प्रतीक चिन्हों की मान्यता एक वैज्ञानिक संस्था है, उस वैज्ञानिक संस्था से जब तक स्वीकृति नहीं मिलती है वो प्रतीक चिन्ह मान्य नहीं होता है। अर्थात डाल्टन के प्रतीक चिन्ह और वर्गीलियस ने जो प्रतीक चिन्ह दिए, उन प्रतीक चिन्हों को IUPAC, ये एक वैज्ञानिक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा इसकी स्वीकृति जब मिल जाती है तभी ये प्रतीक चिन्ह प्रचलित होते हैं, तभी इनको मान्यता प्रदान की जाती है। बिंदु परमाणु द्रव्यमान की ओर चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का अर्थ ही है, उसका भार होता है। परमाणु द्रव्यमान का आशय है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या
उसके नाभिक के मूल कणों, नाभिक के मूल कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, की संख्या एवं उनके द्रव्यमानों के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। किसके योग को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक के मूल कण हैं। इनके दोनों का योग, भार का योग होगा, द्रव्यमान का योग होगा, वो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। इसे AMU से प्रदर्शित करते हैं। AMU से प्रदर्शित करते हैं, एटम से प्रदर्शित करते हैं। AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक से व्यक्त परमाणुवीय द्रव्यमान को ही परंपरागत रूप से परमाणु भार भी कहा जाता है। परंपरागत रूप से इसको परमाणु द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है। एक बात पुनः हम देख लें, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, किसी भी तत्व की, उसके नाभिक के मूल कण, नाभिक के मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, वो क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे AMU से प्रदर्शित करते हैं, और AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक भी है? इसे व्यक्त परमाणु द्रव्यमान को ही परंपरागत, यानी परंपरागत का अर्थ है पहले से इस परिभाषा को हम पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या, इसको क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पर एक पदार्थ लें जिसका नाम है पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। पोटेशियम लें, पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम एक तत्व या पदार्थ को लें, तो पोटेशियम का हमने अभी संकेत बताया था। पोटेशियम का संकेत कितना होता है? क्या? K। कैलियम इसको कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और इसका परमाणु भार 39 होता है। पोटेशियम में हम देखें तो ये और ये दो संख्याएं दी हैं, दोनों संख्याओं को हम यहाँ, ये कहलाता है प्रोटॉन। क्या कहलाएगा? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन इज इक्वल टू 19। अब द्रव्यमान संख्या हमें ज्ञात करनी है, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन की संख्या 19 है और न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितने? 20 होंगे। द्रव्यमान संख्या क्या होगी? द्रव्यमान संख्या इस तरह से होगी, द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 19 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। यहां पर द्रव्यमान संख्या हम ज्ञात कर चुके हैं कि कितनी आ रही है? पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39। इस प्रकार से अब जैसे सोडियम एक तत्व है, सोडियम को देखें, सोडियम की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात कीजिए? N। ये क्या होंगे? ये प्रोटॉन की संख्या होगी और इसका द्रव्यमान संख्या होती है 23। ये कितनी होती है? 23।
तो ये द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या सदैव ऊपर लिखी जाती है, किसी तत्व के ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है और उसके बेसिस में, सरफेस में उसका क्रमांक होता है, उसको कहते हैं प्रोटॉन। और इस तरह से द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या यदि हमें को मालूम है तो किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन को योग कर लेते हैं तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात हो जाती है। बिंदु 3 पे आते हैं, अणु क्या है? अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या है? ये भी एक छोटा सा पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये मॉलिक्यूल क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हमने इसको परिभाषित इस प्रकार से किया है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। पदार्थ में जितने गुण होते हैं, आयतन है, द्रव्यमान है ना, तो ये सब गुण किसमें होंगे? अणु में होंगे। अर्थात अणु में द्रव्यमान भी होगा, आयतन भी होगा। तो द्रव्य विद्यमान होते हैं, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु समान होते हैं। कोई तत्व है, उसके सभी अणु कैसे होंगे? समान होंगे। जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में, तत्व के गुणों में कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होते हैं। उनके गुण जैसे दो है, H प्लस Cl, तो H के गुण अलग होंगे, Cl के गुण अलग होंगे, तो उनमें अणुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। परमाणुओं के संयोग से यौगिक के क्या बनते हैं? अणु का निर्माण होता है। जैसे हम तत्व के अणु को ज्ञात करें तो ऑक्सीजन का अणु जो है वो दो परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे ऑक्सीजन, ये देखिए O प्लस O इजिकल टू O2। ये एक परमाणु है, यहाँ पे एक परमाणु ऑक्सीजन, एक परमाणु किसका है? ऑक्सीजन का। अर्थात एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये संयोग करके क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु। अब आप यहां पे देखें कि ऑक्सीजन अणु कितने परमाणु के हैं? ये ऑक्सीजन अणु दो परमाणु के हैं। कितने परमाणु के? दो परमाणु के हैं ना। इसी प्रकार से हम दूसरा भी देख सकते हैं, H प्लस H संयोग करता है H2। ये हाइड्रोजन परमाणु एक अणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, और ये हाइड्रोजन परमाणु है एक। ये दो हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु संयोग करता है तो हाइड्रोजन का एक अणु प्राप्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु कितने परमाणु होगा? हाइड्रोजन अणु दो परमाणु होगा। दो परमाणु हाइड्रोजन अणु होता है। इस प्रकार से तत्व के अणुओं को हम ज्ञात भी कर सकते हैं। अणु की पारमाणुकता से क्या अभिप्राय है? अणु के ही संबंध में है। किसी अणु की संरचना है, उसके बारे में
प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ये परिभाषा कभी कभी परिभाषित की जाती है, पूछी जाती है, अणु की परमाणुकता से क्या अभिप्राय है। उसका अर्थ है किसी अणु की संरचना, उसका आकार में प्रयुक्त होने वाले, उसकी संरचना में जो जो परमाणु प्रयुक्त होंगे उनकी संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, आगे है यौगिकों के अणु। अब देखिए यौगिकों के अणु, जैसे हम कोई यौगिक ले लें, क्या ले लें, जल ले लें, जल, ठीक है, जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से यौगिक होंगे, यौगिक कौन कौन से होंगे, देखिए यौगिक, इसमें यौगिक होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, ये, और दूसरा यौगिक कौन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यौगिक होगा। अर्थात हम जल में कितने यौगिक देखते हैं, हाइड्रोजन यौगिक है और ऑक्सीजन यौगिक है? अब इसमें भार में अनुपात क्या होगा, भार में अनुपात, भार अनुपात, भार अनुपात क्या होगा, भार अनुपात होगा 1:8, 1 भाग हाइड्रोजन और क्या 8 भाग ऑक्सीजन होगा। इस प्रकार से यौगिकों के अणु के को हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कई पदार्थों के, कई यौगिकों के यौगिक और उनके अणुभारों को ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने अणु की परिभाषा आपको बताई। अणु क्या है, अणु सबसे सूक्ष्मतम कण है ना, ये बताया। और अणु की परमाणुकता, यौगिकों के अणु का संगठन और उनका द्रव्यमान अनुपात, ये बताया। इस तरह से यौगिकों के अणु, उनके यौगिक और उनका अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। शिक्षण बिंदु 4 की ओर बढ़ते हैं। आयन क्या होता है, आयन क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का आना और इलेक्ट्रॉनों का जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का आना और इलेक्ट्रॉनों का जाना। परमाणु कैसा हो जाता है, आवेशित हो जाता है। कैसा हो जाता है, अब यह आवेश दो प्रकार का होगा, एक धनावेश होगा और एक ऋण आवेश होगा। तो परिभाषा किस तरह से देखिए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने या जुड़ने पर परमाणु आवेशित हो जाता है। निकलने से भी और जुड़ने से, दोनों से परमाणु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। यह दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, धनावेश, धनावेश आयन को इंग्लिश में कहते हैं कैटाइन। क्या कहते हैं, कैटाइन कहते हैं। आगे चल पढ़ेंगे तो इस चीज की जरूरत पड़ेगी। धन आवेश होने पर आयन कैसे हो जाते हैं, कैटाइन में बदल जाते हैं। और ऋण आयन, ऋण आवेश होने पर उसको कहते हैं एनाइन। ये देखिए हमने लिखा है, धन आवेश को कैटाइन कहते हैं, ऋण आवेश को एनाइन कहते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पे देखें कि ये कोई तत्व है जो जिसका नाम हमने लिया है NaCl, NaCl। तो यहां पर Na इस पर धन आयन है, धनात्मक आवेश है। Na पर कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। इसको कहेंगे कैटाइन। इसको क्या कहेंगे, कैटाइन। सोडियम कैटाइन होता है, सोडियम पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए इसको
कैटाइन नाम से पुकारा जाता है। अब है दूसरा Cl प्लस Cl। क्या है? Cl पर देखिए हमने क्या कर दिया है, ऋण आवेश, इस पर ऋण आवेश होता है, इसलिए इसको कहते हैं एनाइन। इस तरह से कई प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। अर्थात सोडियम क्लोराइड जो टूटता है तो धन आयन में टूटता है और ऋण आयन में टूटता है। धन आयन को कैटाइन कहते हैं, ऋण आयन को एनाइन कहते हैं। तो एक बार आयन की परिभाषा को पुनः दोहराता हूं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने या इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर परमाणु कैसा हो जाता? आवेशित हो जाता है। यह आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक आवेश को धनायन कहते हैं, ऋणात्मक आवेश को ऋणायन कहते हैं। धन आवेश को कैटाइन भी कहते हैं इंग्लिश में, ऋण आवेश को एनाइन भी कहते हैं। इसी प्रकार से हमने एक उदाहरण लिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो टूटेगा तो सोडियम धनायन में और क्लोराइड ऋण आयन में, ये कैटाइन है और ये ऋण आयन है। इस प्रकार आयन को समझ सकते हैं आप। सरल यौगिकों के सूत्र प्राप्त करना, कैसे हम इनको सूत्रों को प्राप्त करेंगे, उसके लिए दो चीजों की आपको आवश्यकता होगी। एक तो प्रतीक चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह मालूम होना चाहिए, क्लोराइड का भी प्रतीक चिन्ह मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक मालूम होना चाहिए। प्रतीक को हम ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2, उसकी संयोजकता को मालूम होना चाहिए। उसकी जितनी भी संयोजकता है उसको हमें मालूम करना होना चाहिए, तभी ये रासायनिक सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। अब क्या है, नंबर 2 पे क्या है? संयोजकता। संयोजकता। अब देखिए हम हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाएंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? वो हाइड्रोजन का संकेत क्या है? H, ठीक है। क्लोराइड का संकेत क्या है? Cl, प्रतीक हो गए। नंबर 2 पे क्या है? संयोजकता है। संयोजकता हाइड्रोजन की एक होती है और क्लोराइड की भी एक होती है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्रॉस का चिन्ह देखिए, एरो, ऐसा एरो लगाते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये एरो। अब यहां देखिए इसका सूत्र हाइड्रोजन क्लोराइड का कैसे होगा? HCl, ये बन गया, ये बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का यौगिक सूत्र बन गया ये, ठीक है। नंबर 2 हाइड्रोजन सल्फाइड। नंबर 2 पे हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रतीक देखेंगे, प्रतीक हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का क्या होता है? सल्फाइड का क्या होता है? S होता है। तो S लिख लिया आपने, ये संकेत हो गए आपके दोनों। संयोजकता नीचे लिखते हैं। संयोजकता हाइड्रोजन की अभी आपने प्राप्त मालूम की थी, ये 1 होती है। सल्फर की संयोजकता 2 होती है। प्रतीक चिन्ह लगा दिए, एरो लगा दिए, ये एरो इससे हो गया, ये एरो इससे हो गया। अब आप देखें हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा? H2S, ये हाइड्रोजन का सल्फाइड का आपने सूत्र प्राप्त कर लिया, ठीक है। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन संकेत क्या होगा? कार्बन का C, क्लोराइड का संकेत क्या होगा? Cl। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4, क्लोराइड की संयोजकता 1। अब क्रॉस लगा दीजिएगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, सूत्र हो जाएगा CCl4। ये सूत्र किसका होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होगा ये।
देखिए सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, इसका सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, ठीक है। कार्बोनेट का संकेत CO3 है। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता होती है, इसका आवेश हम ले लें, आवेश हम ले लें तो आवेश सोडियम का होता है 1 और इसका होता है -2। हमने देखिए इसको संयोजकता बनाया, आवेश में इसको बदल दिया, तो अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से और इसको इस तरह से, ठीक है। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, Na2CO3। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हमें आवेश के आधार पर हमने प्राप्त कर लिया है। इस तरह सरल यौगिकों के सूत्र हम इस विधि से संयोजकता और उनके प्रतीक मालूम हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। जो आज आपको अध्ययन कराया है उसी के संदर्भ में हमने गृह कार्य भी दिया है। गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। हमने आपको अध्ययन कराया है परमाणु द्रव्यमान के बारे में, उसका उत्तर आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। अणु क्या है, अणु की परिभाषा को लिखेंगे। आयन किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, आयन के बारे में लिखेंगे। निम्न के प्रतीक लिखो, इसमें प्रतीक जो हमने लिखे थे आपको याद होगा, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है और आयरन का प्रतीक क्या होता है, इन प्रतीकों को लिखेंगे। आशा करता हूं आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे। और आगे की क्लास के लिए हम आपको स्वाध्याय के लिए कहेंगे, क्योंकि आप कुछ बिंदुओं को स्वाध्याय करके आए। पहला है मोल की संकल्पना और आणविक द्रव्यमान, दो बिंदुओं को आप पढ़ के आएंगे। आणविक द्रव्यमान, मोल की संकल्पना के बारे में पढ़ के आएंगे, जिससे हम कल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा है आप इस काम को अच्छी तरह से क्रियान्वित करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।